इसमें क्या किया जाता है, अगेन एक आयरन टैंक ले और इस टैंक में बेसिकली 3 लिक्विड की लेयर लगाई जाएगी। क्या, कैसी लेयर? 1 लेयर ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, दिस इज इम्प्योर एल्यूमिनियम which is at the bottommost layer. It acts as anode. मिडल लेयर में इलेक्ट्रोलाइट डालना, दिस इज 1 लेयर, दिस इज अनदर लेयर. This layer is of electrolyte where we have molten aluminum with cryolite और साथ में दिया जा रहा है बेरियम फ्लोराइड और इसके ऊपर एक अनदर लेयर होगी लिक्विड की, दैट इज प्योर एल्यूमिनियम. दिस इज प्योर एल्यूमिनियम which act as a cathode. अब यहां पर एक कीप है, इस कीप की मदद से बॉटम लेयर तक इम्प्योर एल्यूमिनियम पहुंचाया जाता है. और यहां पर अपने पास इलेक्ट्रोड्स है. These are graphite rods. So again, this tank is of iron और इसकी अंदर की जो लाइनिंग है वो कार्बन से बनी, ग्रेफाइट टाइप कंडक्टर. दिस इज कार्बन लाइनिंग. तो बेसिकली आप ये देख रहे हो सेटअप के अंदर एक आयरन का टैंक जिसके अंदर कार्बन लाइनिंग लगी हुई, एंड दिस टैंक इज प्लेइंग द रोल ऑफ एनोड. और ये जो ग्रेफाइट की रॉड्स है, दे वर्क एज कैथोड. This is the overall setup which is used in the Hoops process to purify aluminium. First draw it, then I will start explaining. Okay बच्चों, done? Have you drawn? Can I explain now? Yes, sir. Just यहीं से start किए, don't worry. No one has missed. Done, sir. देखो क्या है, बेसिकली हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं. नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और अगर मुझे ए मेटल को प्योर करना है तो हम इम्प्योर रॉड ऑफ ए मेटल
जिस मेटल को प्योर करना है उसी का इम्प्योर रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, लेट्स से एनी मेटल, इसे एनोड की तरह यूज करते थे। और हम एक दूसरी तरफ कैथोड लेते थे जिसमें प्योर मटेरियल होता था, मतलब कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल जिसको प्योरीफाई करना, और एनोड हम उस मटेरियल का लेते हैं जो कि इम्प्योर हो, और बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो एम का ही कोई सॉल्ट है, मोल्टन फॉर्म। सेम उसी थीम पे, impure but molten aluminium. Molten aluminium in the impure form is taken as anode in the bottommost layer. तो एक्चुअली एनोड का रोल एग्जैक्टली कौन प्ले करेगा? ये जो टॉप लेयर है ना, बॉटम लेयर की टॉप लेयर, ये जो टॉप लेयर है ये इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में, तो एल्यूमिनियम एट दिस टॉप लेयर, बॉटम लेयर का टॉप सरफेस पर जो एल्यूमिनियम है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन यहां से हुई, यहां से, तो इम्प्योर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई, तो एनोड पर एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो जो एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे दे आर गेटिंग एंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म, वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम आयन, दे आर गेटिंग इनटू दिस इलेक्ट्रोलाइट लेयर, और जो एल्यूमिनियम आयंस इस लेयर के अंदर पहुंचेंगे उनको कैथोड पर जाके रिड्यूस होना पड़ेगा, और कैथोड मोल्टन मटेरियल है लेकिन प्योर एल्यूमिनियम, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर चाहिए, तो कंडक्टर का रोल कौन प्ले कर रही है? कार्बन लाइन एट एनोड, ये ग्रेफाइट रॉड एट कैथोड, क्योंकि जब आप वायर से कनेक्ट करोगे सर्किट कंप्लीट होने के लिए आउटर सर्किट वायर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए ना, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, आयंस के अकेले फ्लो करने से पूरे सर्किट में क्लोज लूप में करंट थोड़ा ना आएगा, तो वायर्स में तो करंट का फ्लो होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फ्लो होना चाहिए, तभी क्लोज लूप में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तभी क्लोज लूप में करंट आएगा। करंट तो तभी है जब नेट चार्ज क्लोज लूप में मूव करे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दीस ग्रेफाइट रॉड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन लाइन, so they are just playing the role of material to conduct electron in the outer surface, but solution के अंदर करंट का फ्लो जो हो रहा है वो एल्यूमिनियम आयंस की मूवमेंट के कारण, क्योंकि आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन विद इन द सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीडेशन होगी तो एल्यूमिनियम आयंस आर एंटरिंग इनटू दिस लेयर, मिडल लेयर, और ये जो एल्यूमिनियम आयंस जब यहां तक पहुंचेंगे, इस रीजन में जब पहुंचेंगे तो कैथोड पर उनकी रिडक्शन होगी, दे गेट एंटर इनटू द कैथोड लेयर। तो कैथोड के लिए एग्जैक्टली कौन रोल प्ले कर रहा है? बॉटम पार्ट ऑफ द टॉप लेयर, ये हिस्सा, इस टॉप लेयर का बॉटम पार्ट इज एक्चुअली वर्किंग एज कैथोड, जहां पर एल्यूमिनियम आयंस की रिडक्शन होगी, और एनोड का टॉप पार्ट जहां से एल्यूमिनियम आयंस एंटर करेंगे ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि एनोड पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर एल्यूमिनियम आयंस विल गेट, एल्यूमिनियम आयंस विल अंडरगो रिडक्शन, और जो प्योर एल्यूमिनियम बनेगा वो कैथोड वाली लेयर में, टॉप लेयर में बनेगा। तो इस टॉप लेयर की थिकनेस, इस टॉप लेयर की हाइट बढ़ती जाएगी क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का मास ऐड होगा। तो फिर हम टाइम टू टाइम यहां पर एक टैप है, साइड टैप, इससे एल्यूमिनियम निकलवा लेंगे। जब तक इलेक्ट्रोलिसिस रन करवा रहे हो ये टैप क्लोज है, जैसे इसकी थिकनेस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई, बढ़ गई इस लिक्विड की, तो उसमें से एल्यूमिनियम बाहर निकाल, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो एल्यूमिनियम आयंस बन रहे हैं वो बॉटम लेयर के टॉप सरफेस से दे आर गेटिंग एंटर इनटू द मिडल लेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो एल्यूमिनियम आयन ट्रैवल करके इस लेयर तक सरफेस तक पहुंचेंगे, यानी कि बॉटम लेयर का टॉप लेयर का बॉटम सरफेस, वहां पर एल्यूमिनियम आयन दे विल रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीस रॉड्स, क्योंकि रॉड्स पर तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड वाली रॉड, तो एल्यूमिनियम आयंस इस रॉड पे जाके डिस्चार्ज हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप
ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये तीन लिक्विड की लेयर आपस में मिक्स ना हो जाए, और कैसे इंश्योर करोगे कि इम्प्योर एल्यूमिनियम बॉटम पे हो, फिर मिडल में इलेक्ट्रोलाइट हो, फिर टॉप पे प्योर एल्यूमिनियम हो, ये आप कंट्रोल कैसे करोगे? इसके लिए नहीं, इसके लिए क्या किया जा रहा है, इम्प्योर एल्यूमिनियम में इंटेंशनली डेलिबरेटली इसमें कॉपर ऐड किया जाता है, क्योंकि कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये लेयर जो है ये डेंस हो जाएगी, ताकि ये बॉटम में ही रहे, ये फ्लोट ना करे। अगर कोई पूछे कि कॉपर के एडिशन डेलिबरेटली क्यों की गई, तो हम कहेंगे ताकि डेंसिटी का, इस लेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहे। पर कॉपर ही क्यों चूज किया, इसलिए क्योंकि जो एनोड में होगा उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी, और हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम और कॉपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मिनिमम है। तो स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम का ही ऑक्सीडेशन हो, ताकि एल्यूमिनियम आयंस ही कैथोड पे जाके रिड्यूस हो। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी मेटल ले ली जिस मेटल की डेंसिटी भले ज्यादा हो पर उस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो वो मेटल अगर ऑक्सीडाइज हो गई तो वो भी फिर यहाँ पर इस लेयर में उसकी प्रेजेंस तो रहेगी। हम चाहते हैं कि वो मेटल न्यूट्रल फॉर्म में इस लेयर में पड़ी रहे और उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि वो एल्यूमिनियम के साथ कंपीट ना करे। इसलिए डेलिबरेटली कॉपर इज एडेड। सो एडिशन ऑफ कॉपर इज टू मेंटेन द डेंसिटी। सो एट एनोड copper is added to maintain high density of impure aluminium, and since SOP, oxidation potential of copper ion, copper is less than aluminium, it will not get oxidized at anode. This is important. दूसरी चीज, हमने ये कहा था पिछली क्लास में कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्योर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट नहीं लोगे। इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए पिछली क्लास में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्रायोलाइट का रूल आपने देख लिया था। इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर dissolving this. It is ionic, it will split into ions and it will make this electrolyte layer good conductor. पर ये कैसे इंश्योर करें कि इन दोनों का मिक्सचर मिडल में रहे, उसके लिए हम कैल्शियम फ्लोराइड की बजाय बेरियम फ्लोराइड ऐड करते हैं, क्योंकि इसे डालने से ये बॉटम लेयर में आ जाता है। अगर मैंने कैल्शियम फ्लोराइड डाला अब की बार पिछली हॉल हेरोल्ड की तरह, फिर ये सिंक करता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, सॉरी, फिर ये फ्लोट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो फिर ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कैल्शियम क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड यूज किया, ताकि ये मिडल लेयर में रहे। सो एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बेरियम फ्लोराइड इज एडेड एज ए सब्स्टिट्यूट of calcium chloride to maintain its density in such a way so that it remains in the middle layer. और प्योर एल्यूमिनियम को हम चाहते हैं कि प्योर एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मटेरियल आते हैं, खूब सारा मटेरियल डाल दिया तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी प्योर एल्यूमिनियम से तो डेफिनेटली ज्यादा ही, इसलिए डेफिनेटली प्योर एल्यूमिनियम के मुकाबले में ये हमेशा लोअर पार्ट में ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर खूब सारा मटेरियल जमा, खूब सारे केमिकल है। बट इम्प्योर एल्यूमिनियम मैक्सिमम डेंस बनाने के लिए हम कॉपर एडिशनली ऐड करते हैं। बट होना नॉर्मल प्रोसेस में क्या है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन,
कॉपर की अब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर का एसओपी इज वेरी लो। कैथोड पर जो एल्यूमिनियम आयन माइग्रेट करेगा इस लेयर में, वो इस रॉड के कांटेक्ट में आके डिस्चार्ज हो जाएगा। और इम्प्योर एल्यूमिनियम को कैसे डालना है? फनल के थ्रू डालना। तो फिर यहां से जो एल्यूमिनियम कलेक्ट होगा उसकी लेयर टाइम टू टाइम बढ़ेगी थिकनेस, उसको हम निकालते रहेंगे। सो दिस इज हाउ प्योर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड इन हूप्स प्रोसेस। इस पूरा जो आपने ये डिस्कशन समझा है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जो नाम है ना वो आपको पता होने चाहिए कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस और हूप्स प्रोसेस, they are the two techniques to purify, to refine aluminium. These are the two techniques to refine aluminium. यहां तक किसी को कोई डाउट? सर जो मतलब मिक्स वो जो पूरा बल्क होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट पे जब वो मतलब हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे तो इससे कुछ फर्क टच में रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ओके सर। एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन होता है। मोल्टन फॉर्म में फिर उसे अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड फॉर्म में मिल ही जाएगा। सर हम जैसे कॉपर को मिलाते हैं नीचे वाले का डेंसिटी बढ़ाने के लिए, सर उससे सर नीचे वाले का डेंसिटी से वो तो कॉपर का ही डेंसिटी हो तो कॉपर ही नीचे जाके बैठ जाएगा, वो भी तो डेंस है ना सर। मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन दोनों। कॉपर मोल्टन फॉर्म में ली। ओके सर। ओके सो मैं आज थोड़ा सा फास्ट रहूंगा क्योंकि हमें आज कॉपर और आयरन की एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करनी है ताकि कल टेस्ट तक हमारे दोनों ये रेडी हो। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट और जल्दी से स्क्रीनशॉट ली। कैन आई इरेज नाउ? यस सर। यस सर। सर वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई। वॉल्यूम आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। लिखो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम chalcopyrite. स्टेप्स लिखो इसके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। दिस इज chalcopyrite ore, ऑब्वियसली ओर इम्प्योर है। फिर हम इसकी बेनिफिकेशन करेंगे कंसंट्रेटेड ओर, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। मैं मेन आउटलाइन कर रहा हूं सारे स्टेप्स का। देन यू कैरी आउट
roasting, then you carry out smelting, and then besmerization. And then refining. Just note down. देखो क्या हो रहा है, चैल्कोपाइराइट और जब आप लिख रहे हो ना CuFeS2, तो बेसिकली इसमें दो केमिकल है, Cu2S एंड Fe2S3। पर Fe2S3 एक्चुअल में ये भी दो कंपाउंड है, FeS डॉट सल्फर। बेसिकली इस ओर के अंदर 1:2 रेशो में क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस और आयरन सल्फाइड है, साथ में सल्फर है। बेसिकली ये अमीनो, और इस ओर में ये दोनों की प्रॉपर्टी कि आयरन और कॉपर में, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आयरन की टेंडेंसी एयर के साथ रिएक्ट करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीजन गेन करने की ज्यादा है। कॉपर की टेंडेंसी गेन करने की, ऑक्सीजन गेन करने की बहुत कम है। बीइंग कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन द आयरन, tendency of copper to react with oxygen is very less, but affinity of iron for oxygen is very high. So iron willingly wants कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए, बट कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि किसी तरह क्यूप्रस सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाए, क्योंकि कभी भी ओर को जब तक ऑक्साइड फॉर्म में नहीं लाओगे, आप उसको रिड्यूस कैसे करोगे। बट प्रॉब्लम ये कि कॉपर ऑक्साइड बनाना नहीं चाहता, पर हमें करवाना है ये काम। तो सिंपल पहला स्टेप है कि ओर इम्प्योर अगर ओर है, उसको सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन करके प्योरीफाई कर लो, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो डेफिनेटली फ्रोथ के अंदर सल्फाइड पार्टिकल्स आ जाएंगे, इम्प्यूरिटी विल रिमेन इन द वाटर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन से आपने ओर को प्योरीफाई कर लिया। अब जब आप रोस्टिंग कराओगे तो रिकॉलिंग कि रोस्टिंग विल बी कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। और रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, वो हमेशा रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाई जाती है, जहां टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि ओर को मेल्ट होने नहीं दिया जाता। ओर के मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड नहीं करते रिवर्बरेटरी फर्नेस में। यहां पर जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। पर रोस्टिंग की डेफिनेशन ये है कि हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या रिएक्शंस होंगी इस कॉलम में। बेसिकली इस एक्सट्रैक्शन में ये पूछा जाता है, जब रोस्टिंग करवाते हो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, जब स्मेल्टिंग कराते हो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो रोस्टिंग के दौरान क्या क्या होगा। ड्यूरिंग रोस्टिंग हम चैल्कोपाइराइट ओर को, मैं ऐसे लिख रहा हूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। सो दिस ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। इससे होगा क्या, सल्फर बर्न करेगा, सल्फर SO2 गैस बनके निकलेगी, और आयरन की भी ऑक्सीडेशन होगी। पर कॉपर नहीं बना रहा ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा। जितने भी टेम्परेचर पे आप रोस्टिंग पे यहां रिएक्शन करवा रहे हो, एक तो उस पे और मेल्ट नहीं हो रही, दूसरा ऑक्सीजन कॉपर से रिएक्ट नहीं कर रही। द रीजन इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, इसका SRP पॉजिटिव है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो यहां पर कॉपर जो है वो Cu2S की फॉर्म में रहता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। अगर देखा जाए तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +2 है, यहां भी +2 है।
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ +4 है, तो यदि अगर कोई आपसे पूछे कि इस कंबशन के दौरान ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, ओर की तो हुई है, उसमें सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीजन जो 0 स्टेट में यहां आपको दिख रहा है वो फाइनली -2 स्टेट में आ गया। ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है और सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन आयरन ने सल्फर को लूज करके ऑक्सीजन गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं दूसरी डेफिनेशन बोलूं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय आयरन, तो एक तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की इस डेफिनेशन को यूज करूं, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, एंड एवरीवन नोज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो अगर आयरन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम छोड़ रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले रहा है, तो डेफिनेटली बच्चों आयरन की ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं। पर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में सिर्फ सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है। अगर कोई पूछे कि कॉपर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, कॉपर का ऑक्साइड क्यों नहीं बना, द रीजन इज क्यूप्रस सल्फाइड हैज लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन FeS। मेजॉरिटी में FeO मिलता है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया भी था कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पर कभी भी सारे स्टेप 100% एफिशिएंटली नहीं होते, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सारे का सारा FeS FeO में नहीं आया। मेजॉरिटी में अगर 90-95% आ गया तो 2-4% FeS अभी भी प्रेजेंट रहेगा। इसलिए ये नहीं है कि सारे का सारा FeO बन गया आपके पास, कुछ ना कुछ FeS की इंप्योरिटी रह ही जाती है। पहले नोट करो यहां तक। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई रोस्टिंग में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, मैं कहूंगा रोस्टिंग करने के बाद हमें एक तो Cu2S मिला हुआ है, FeO मिला हुआ है और FeS मिला हुआ है। ये चीजें हमें मिल गई। अब हमें इसे हटाना है, बट डेफिनेटली ये थोड़ी मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में। अब हमने इसे हटाना है। ये मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटी है, तो ये बेस है। तो अब मैं स्मेल्टिंग करवाऊंगा। स्मेल्टिंग में मैं क्या क्या ऐड करूंगा, ये वाला पार्ट बचा हुआ ओर का पार्ट, Cu2S, FeS एंड FeO, पर साथ में डाला जाएगा कोक एंड फ्लक्स के तौर पे सिलिका। मैंने फ्लक्स के फॉर्म में सिलिका ही क्यों लिया, क्योंकि मेरी मेटल की इंप्योरिटी है बेसिक, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। तो अब अगर कोई आपसे पूछे स्मेल्टिंग के दौरान क्या क्या रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग क्या क्या होगा हमारे पास Cu2S का कंबशन होगा। मेन रिएक्शन FeO की SiO2 के साथ होगी और बचा हुआ FeS ऑक्सीडाइज होगा। फिर से ध्यान से सुनो, स्मेल्टिंग जब भी करवाई जाती है, इट इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग करवानी है। ब्लास्ट फर्नेस में जब मैं स्मेल्टिंग करवा रहा हूं तो हाई टेम्परेचर है, रोस्टिंग से कहीं ज्यादा, और यहां एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन पास किया जाता है, एक्सेस। इसलिए Cu2S का थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ा बहुत Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 गैस बनती है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीडाइज होगा। पर इसका थोड़ा बहुत हिस्सा Cu2 में आएगा, ज्यादा नहीं। लेकिन FeO स्लैग बना लेगा। मेजॉरिटी में आपको स्लैग मिलेगी। बचा हुआ थोड़ा बहुत FeS जो यहां से थोड़ा बच गया था, ये भी एयर में रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा। थोड़ा बहुत जितना भी FeS आपके पास यहां बचा है, वो यहां पर जाते जाते एयर से रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही FeO बनेगा,
ये फ्लक्स के आता जाएगा। तो मेजॉरिटी में आपको यहां पर क्या चीज की प्योरिफिकेशन हो जाएगी, क्या सेपरेट हो जाएगा, स्लैग। स्लैग सेपरेट हो गई, मतलब स्लैग बन चुकी है, ये मेन प्रोडक्ट है अपना। अब स्लैग तो फ्लोट करेगी ऊपर, तो उसके नीचे वाली लेयर में, स्लैग तो ऊपर की लेयर में फ्लोट करेगी, उसके नीचे मोल्टन फॉर्म में मेरे पास क्या क्या है, थोड़ा बहुत Cu2, थोड़ा बहुत Cu2, मेजॉरिटी में Cu2 है, और बहुत बहुत कम मात्रा में FeS भी है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने रोस्टिंग से स्मेल्टिंग में फायदा क्या उठाया, मैं कहूंगा मेन हमारा ये स्लैग बन गया, ये इंप्यूरिटी थी मेन, ये इंप्यूरिटी स्लैग की फॉर्म में निकल जाएगी। FeS का बहुत काफी हद तक मात्रा कम हो चुकी है, क्योंकि FeS को FeO में कन्वर्ट करा के हमने स्लैग बनाया। तो थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में, थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में FeS बनेगा। तो यहां तक आते आते जब आप स्मेल्टिंग से निकालते हो, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में मिक्सचर में Cu2S, Cu2O और थोड़ा बहुत FeS माइनर बचा रह जाता है। अब बेस्मराइजेशन एक नई फर्नेस है, उसमें हम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन डाल के हीट करते, एयर पास की जाती है, यहां जाके हमें कॉपर मिलेगा। क्योंकि इस बेस्मर कन्वर्टर वाले फ्लास्क में या बेस्मर कन्वर्टर वाले कंटेनर के अंदर, इन द बेस्मर कन्वर्टर, जितना भी थोड़ा बहुत मामूली सा FeS बचा है, वो सारा एयर से रिएक्ट करवाया जाता है, FeO और SO2 बन जाता है, और बनने वाले FeO को सिलिका के साथ रिएक्शन करवा दी जाती और ये स्लैग बना देते। अब आप पूछोगे कि ये सिलिका कहां से आई, जिस बर्तन के अंदर ये करवाया जा रहा है उसकी अंदर की लाइनिंग सिलिका से। बेस्मर कन्वर्टर एक ऐसी फ्लास्क है जिसकी इंटरनल बॉडी की जो, वो सिलिका FeO से रिएक्ट करके इसे स्लैग बनाएगी। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें Cu2S Cu2O के साथ रिएक्ट करते हैं, इनकी सेल्फ रिडक्शन होती है, क्योंकि आप एयर पास करा रहे हो, तो एक तो इससे Cu2O तो बनेगा ही, पर अब Cu2S Cu2O को सेल्फ रिड्यूस करेगा और ये बनाएगा कॉपर एंड SO2। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्मर कन्वर्टर के अंदर जाके, इस स्टेप में जाके आपको यहां कॉपर मोल्टन फॉर्म में मिलता है, पर इस कॉपर के अंदर छाले पड़े हुए हैं। वो छाले किसके कारण है, SO2 गैस जब निकलती है बबल्स बनाती जाती है। तो एक मोल्टन लिक्विड में से जब गैस निकले उसमें बबल्स बनते हैं, तो जब आप कॉपर बाहर निकालते हो मिक्सचर में से, ये आपको लिक्विड की फॉर्म में कुछ ऐसी शेप में मिले, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्रिस्टल, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। क्योंकि जहां से SO2 लिक्विड में से निकलती है, वहां एक बर्न बन जाता है, जैसे फोड़ा या फिंसी टाइप। आई शुड यूज द वर्ड स्कार बोलू मे बी, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर समझते हो, बर्न्स, जब किसी की स्किन के ऊपर जब गरम गरम पानी गिर जाता है, कुछ दिनों बाद उस पर छाले आ जाते हैं। तो जहां से वो छाले बने, वहां से बेसिकली गैस निकली है लिक्विड के सरफेस में से। तो मोल्टन लिक्विड में से जहां से गैस निकलती है, वहां एक स्वोलन पार्ट मटेरियल बन जाता है। इसलिए यहां वाला जो कॉपर आपको मिलता है, इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये लगभग 95% प्योर होगा, 95% प्योर। अगर मुझे इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्योर कराना है, तो मैं रिफाइनिंग कराऊंगा। रिफाइनिंग कराने का सिंपल तरीका, इम्प्योर कॉपर की रॉड और एक प्योर कॉपर की रॉड लो,
और यहां इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सपोज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट, this is impure copper, this is pure copper, and you supply the current। तो एनोड पे इम्प्योर कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो सारी आयंस बन के आएंगी नीचे। और अगर आपके कॉपर में सिल्वर या गोल्ड की इंप्यूरिटी होगी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, वो एनोड मड की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि सिल्वर गोल्ड आर इनर्ट एज कंपेयर टू कॉपर। तो अगर सिल्वर गोल्ड की इंप्यूरिटी है वो एनोड वाली मटेरियल में नीचे गोल्ड और सिल्वर सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंप्यूरिटी मोर रिएक्टिव मेटल की है, जैसे कि थोड़ा बहुत आयरन तो आएगा ही, क्योंकि शुरू से आयरन चल रहा है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पर क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कॉपर 2+ आयंस जो हैं वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे। तो प्योर रॉड की थिकनेस टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, तो यहां से आप कॉपर ऑब्टेन करोगे एंड दिस कॉपर विल बी ऑलमोस्ट मोर देन 99.5% प्योर। तो एक बार मैं ये सारे स्टेप रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए सब कुछ। पहले एक बार नोट डाउन कर लो सारा, फिर मैं रिवाइज कराता हूं। सर हम जब फ्लक्स की डेफिनेशन लिखाए थे उसके अंदर ये बोलते थे कि हम मेटल ऑक्साइड एक ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर पहले से मेटल ऑक्साइड और SiO2 ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा डालना पड़ता है क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है कि उसे स्लैग बनाने में हो। हमने जो रेत डाली है वो एडिशनली डाली है फ्लक्स, ताकि FPO को अच्छी खासी मात्रा में हम स्लैग की सर फॉर्म में ले फ्लक्स को क्या बोलेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड ऐड करना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो समझ में नहीं आ रहा। It is an oxide of material. It's something which help to dissolve the impurity in form of molten liquid. Flux is an additional chemical which is used to separate the impurity of metal oxide in form of a molten liquid. Is that clear? Flux का role? Yes, sir. यस सर। फ्लक्स कोई केमिकल है, वो केमिकल कोई भी हो सकता है। ऐसा केमिकल जो इम्प्यूरिटी की नेचर के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा केमिकल डालना है। अगर आपकी इम्प्यूरिटी मेटल ऑक्साइड की है जो बेसिक है, तो आप नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बाहर से फ्लक्स डाल रहे हो। ओके, सो आई एम रिपीटिंग ऑल दिस। सर वो चैल्कोपाइराइट और सुन लो आप पूरा। चैल्कोपाइराइट और में Cu2S, आयरन सल्फाइड और सल्फर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी एक्सट्रैक्शन का मेन पॉइंट जो है, Cu2S से कॉपर कहां मिलेगा? लास्ट स्टेप बेस्मर कन्वर्टर में, बेस्मराइजेशन में, ये यहां पे जाके मिलेगा। यहां तक और यहां तक अभी भी आपके पास अच्छी खासी मात्रा में Cu2S है, मतलब Cu2S इतना जिद्दी है, इजीली रिएक्ट नहीं कर रहा ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो हम करवा के रहे, और की कंसेंट्रेशन करवाई, और को प्योरीफाई किया फ्रोथ रोटेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि सल्फाइड और थी। रोस्टिंग करवाई रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रिवर्बरेटरी फर्नेस का टेम्परेचर इज नॉट अप टू द मार्क, ये नॉर्मल हाई टेम्परेचर नहीं है, ये ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम ही रखा जाता है। पर रोस्टिंग के दौरान क्या रिएक्शन होगी? रोस्टिंग के दौरान सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, मेनली SO2 निकलेगी, और कुछ मात्रा में FeS की रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, तो अच्छी खासी मात्रा में FeS का कन्वर्जन FeO में होगा, क्योंकि आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की ज्यादा, क्योंकि आयरन का SOP लो है, SOP हाई है, तो आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड बनेगा। लेकिन मेजॉरिटी में Cu2S एज इट इज रह जाएगा। अब हमारा काम था कि इस FeO को निकालना है। अगर मुझे इस इंप्यूरिटी को निकालना है तो मुझे फ्लक्स डालनी पड़ेगी। जब मुझे फ्लक्स डाल के हीट करना है तो प्रोसेस इज स्मेल्टिंग। फ्लक्स डाल के हीट करो मतलब आपको स्मेल्टिंग करानी है। स्मेल्टिंग के लिए हमेशा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ब्लास्ट फर्नेस में करवाना। तो यहां पर कोक एज ए फ्यूल यूज हो रहा है। कोक का काम क्या था? एज ए फ्यूल। तो यहां पर अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं तो Cu2S विल रिमेन एज इट इज, लेकिन FeS का अच्छी खासी अमाउंट में कन्वर्जन हो जाएगा FeO में, सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी SO2। अब स्मेल्टिंग के दौरान हम लोग यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हैं,
तो Cu2s अभी भी थोड़ा बहुत ही Cu2O में कन्वर्ट होता है, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश ये थी कि एक बार ये ओर को ऑक्साइड फॉर्म में ले आए। तो ओर को ऑक्साइड फॉर्म में अगर लाना है इसे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। और ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर इज वेरी हाई, और ब्लास्ट फर्नेस का नाम ब्लास्ट वर्ड क्यों है? ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास्ट, एक्सेस ऑफ एयर इज पास्ट इनसाइड द फर्नेस, इसलिए CO2s का थोड़ा बहुत कंबशन हो जाता है। बट मेजर प्रोडक्ट आपका ये, तो जो FeS आपके पास यहां से भी बचा हुआ आ गया था, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। और बेसिकली मेन काम है कि इससे स्लैग बनवाना। दिस इज द मोस्ट मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट मेजर स्लैग जो बनेगी, स्लैग आपने सेपरेट करवानी है। अब आप इसको जो जो बच गया, क्या क्या बच गया? Cu2s काफी सारी मात्रा में, Cu2O कुछ हद तक है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा बहुत अपने पास FeS भी आ रहा होगा, FeS माइनर अमाउंट में। जितना भी ये क्वांटिटी FeS की है यहां, जितनी भी है उससे कम यहां हो गई, अब उससे भी कम यहां पे हो गई। तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि जब आप बेसमर कन्वर्टर में मटेरियल डालते हो, इसमें ये दो कंपोनेंट मेजर है, ये दो कंपोनेंट मेजर है, और इनके मिक्सचर को FeS और Cu2s के मिक्सचर को कहते हैं मैट। मैट इज एडेड इन द बेसमर कन्वर्टर। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा बेसमर कन्वर्टर एक्चुअली होता कैसा, दिखता कैसे। बेसमर कन्वर्टर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है हाई टेम्परेचर। बेसमर कन्वर्टर में हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। तो क्या क्या होगा? थोड़ा बहुत जितना FeS है वो FeO में कन्वर्ट होगा। इस इंप्यूरिटी को निकालना स्लैग बना के। कौन निकालेगा? सिलिका। कहां से आया? बेसमर कन्वर्टर की लाइनिंग है, स्लैग बन के ये निकालोगे आप। लेकिन मेन रिएक्शन है Cu2s का कंबशन, जो Cu2O में होगा। और अब यहां पर इनकी सेल्फ रिडक्शन से कॉपर मिलेगा। जो कॉपर मिलेगा उसके अंदर SO2 के बबल्स निकल रहे हैं। तो जो भी कॉपर मिल रहा है उसमें ब्लिस्टरिंग हुई पड़ी है, छाले पड़े हुए हैं। तो वो ब्लिस्टर कॉपर ऑलमोस्ट आपको यहां पर मिलेगा 90% प्योर, 95% प्योर, 90 to 95% कहना ज्यादा बेटर। इसकी प्योरिफिकेशन जब करवानी है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें क्या करना है? इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर लेके इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। एनोड मड में इंप्यूरिटीज आ जाएंगी, या फिर इंप्यूरिटीज सोल्यूशन के अंदर रहेंगी, बट एनोड मड में वो मेटल्स आएगी जो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव, लेकिन कॉपर आयंस की रिडक्शन होकर कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाए। अब चलते हैं बेसमर कन्वर्टर में। एक्चुअली में बेसमर कन्वर्टर दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है, जो हमने यहां पर समझा बेसमर कन्वर्टर में, एक बार उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाना। सर FeS माइनर होगा ना रोस्टिंग के बाद? रोस्टिंग के बाद जैसे जैसे FeS आया कम होता जाएगा, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम। सर फिर Cu2s प्लस FeS को मेजर क्यों बोलेंगे? FeS तो आना ही नहीं चाहिए ना, सिर्फ Cu2s बोलेंगे ना नहीं मेजर। नहीं, FeS नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मिक्सचर का नाम है मैटे। इसमें ये तो डिजायर्ड है, ये तो हम चाहते हैं कि बने, ये डिजायर्ड नहीं ना। अनडिजायर्ड मटेरियल ये इंप्योरिटी है जिसको हटाना है इसके थ्रू, इससे अलग करना है इसको। तो हम कह रहे हैं कि इस मिक्सचर का नाम है मैटे, जिसकी प्योरिफिकेशन करनी है। Cu2 तो हमें चाहिए, डेलिबरेटली चाहिए, ताकि सेल्फ रिडक्शन हो जाए। अब अगर मैं यहां बात करूं बेसमर कन्वर्टर की, तो हेडिंग बनाओ बेसमर कन्वर्टर, हाउ इट लुक्स लाइक। इसकी शेप ड्रॉ करो। सर डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या? बोर्ड एग्जाम्स के लिए।
कर लिया ड्रॉ। बेस्मर कन्वर्टर में जब आपने ये मेटल डाल दिया ना मोल्टन फॉर्म में, ये सारा मटेरियल आपने यहां डाल दिया, दिस इज मोल्टन मेटल। इसमें मेन चीजें जो काम की चीज है जिससे हमें और लेना, वो तो ये Cu2s है। मैं चाहता हूं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, बट ये अनडिजायर्ड मटेरियल है, ये नहीं हमें चाहिए। इसलिए इस ये जो पूरा टब दिख रहा है ना, ये टब शेप्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर की ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग सिलिका से हुई पड़ी है। इसमें हम चाहें तो एडिशनली रेत बाहर से ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम अगर के कह दे यहां से बाहर से सैंड डाल दे तो अच्छी बात है, क्योंकि सैंड को तो FES जब FeO में जाएगा, इसको सिलिका चाहिए। आप बाहर से सैंड भी डाल दो चाहे तो भी काम बहुत अच्छे से होगा। अदरवाइज सिलिका लाइनिंग जो है ये भी आयरन ऑक्साइड को स्लैग बनाने में मदद करती है। इट इज ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड मैंने यहां दिखाई है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसे घुमाया जाता है, यानी कि ये जो टैंक है ना, ये ऐसे घूमता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ताकि इसके अंदर का मोल्टन मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें से ये जो हम होल्स दिख रहे हैं, ये जो होल्स, इसमें से एयर पास कराई जाती है एक्सेस में, और हाई टेम्परेचर पे हीटिंग। तो बेस्मर कन्वर्टर में एक पियर शेप्ड फर्नेस है जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर रोटेट करता है, ताकि ये मटेरियल अच्छे से मिक्स हो। और फिर एयर पास की जाती है, इन होल्स में से एयर बाहर निकलती है, एंड दैट एयर हेल्प टू ऑक्सीडाइज FeS इनटू FeO। और बनने वाले FeO को सैंड डाल के या सिलिका लाइन की मदद से आप स्लैग की फॉर्म में ले लोगे। पर क्योंकि एयर एक्सेस में डाली जा रही है, तो Cu2s का कंबशन काफी अच्छी खासी मात्रा में Cu2 में होता है, और फिर ये दोनों आपस में रिड्यूस करके कॉपर बनाएंगे। पर ये कॉपर मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। अगर ये कॉपर मोल्टन फॉर्म में है और साथ में स्लैग है, हु विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ whom? अगर ये मोल्टन फॉर्म में स्लैग मिला और साथ में मोल्टन कॉपर मिला, तो कौन किसको ढक देगा, कौन तैरेगा? स्लैग। स्लैग विल फ्लोट। स्लैग की डेंसिटी मोल्टन मेटल से कम होती है, तो ये फ्लोट करेगा कॉपर के सल्फर पे। तो हम स्लैग को अलग निकाल लेंगे, यहां से मोल्टन मटेरियल का जो है मटेरियल, इसका एक आउटलेट है यहाँ पे, यहां से आप कॉपर निकाल सकते हो अलग से। तो कॉपर एक बार मोल्टन फॉर्म में मिल गया, अब आपको उसकी रिफाइनिंग करनी है, उसकी प्योरिफिकेशन करनी है। आई थिंक एवरीथिंग क्लियर, कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट रह जाता है, कोक डालने का पर्पस क्या था? कोक एक्ट एज ओनली फ्यूल। अगर कोई ये पूछे आपसे, क्या Cu2O की कोक के साथ रिडक्शन हो सकती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में कॉपर की लाइन कोक से हमेशा ऊपर रह जाती है। मतलब एलिंगम डायग्राम पे बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कोक डज नॉट रिड्यूस Cu2O, क्योंकि this reaction is not spontaneous. सिर्फ इसलिए कोक डाला है ताकि हाई टेम्परेचर मेंटेन करके हम सारा मटेरियल मोल्टन फॉर्म में रख सके। रोस्टिंग से लेके स्मेल्टिंग में, ब्लास्ट फर्नेस में सारा मटेरियल मोल्टन फॉर्म में रहे। इतने हाई टेम्परेचर तक हमें मटेरियल जितना भी कंटेंट है फर्नेस का, उसको मोल्टन फॉर्म में लाना है,
We need very high temperature, so we use coke merely as a fuel. Otherwise coke का कॉपर ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाला. It doesn't act as a reducing agent. स्मेल्टिंग की डेफिनेशन तो यही थी ना कि उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके हमें ना स्मेल्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, पर वो रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी नहीं है कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट वो रिड्यूस करेगा. आप वो उस रिड्यूसिंग एजेंट की बजाय एक बेटर शब्द फ्यूल भी यूज कर सकते हैं. स्मेल्टिंग की जनरल डेफिनेशन बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फ्लक्स डाल के हीट करना. स्मेल्टिंग में बेसिकली गैंग को फ्यूजिबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है. रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी नहीं कि हर बार उसका काम आएगा ही आएगा. हम जनरल डेफिनेशन बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लक्स और ओर को डाल के हीट करना. क्योंकि स्मेल्टिंग कराते वक्त जब आपने हाई टेम्परेचर करना ही है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग कंटेनर या अलग स्मेल्टिंग तो हो गई. नाम बेसिकली जब स्मेल्टिंग, बेसिकली वो मेल्टिंग का मेन पार्ट है. Now I am going to teach you the last part, extraction of iron. आयरन की एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ कॉपर की एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग डाउट है तो पूछ लो. कॉपर की एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट? So for extraction of iron, we use blast furnace. तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि किसी ने कहा भी था कि कुछ दिन पहले, सर ब्लास्ट फर्नेस होता कैसा? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन is carried out in blast furnace. But how blast furnace looks like? Blast furnace looks like this.
एक्चुअल में चलो पहले ड्रॉ कर लो आराम से। अब मुझे ना ये काफी लंबी बनानी थी हाइट में, मतलब ये वाला पार्ट जहां पे मैंने ये टेम्परेचर का जोन रखा ना, ये काफी हाइट में यहाँ डिफरेंस है, मतलब मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर दिखाना चाहिए था डायग्राम में। सर Fe हेमेटाइट और से निकल रहा है। हाँ बिल्कुल। डन। डन कर लिया ड्रॉ। सर 1 मिनट। सर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे है? मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी, ये तो मक्खन लगा रहे हो। बहुत सर बहुत अच्छे हैं सर। मक्खन लगा रहा है। स्केचिंग है। बिल्कुल सच में सर बहुत अच्छी। Sir, Drawing- why we use drawing only girls- hematite or not magnetite lignite to study right sir? ऐसे उसमें उसके हमने अभी आएगा आंसर, अभी आएगा इसमें आंसर। यू विल डेफिनेटली गेट आंसर कि मैंने लिमोनाइट क्यों नहीं लिया, मैग्नेटाइट क्यों नहीं लिया। डन सर। ओके अब इस सारी एक्सट्रैक्शन का मेन सारा समझने वाला पार्ट है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की जो टेम्परेचर की रेंज है। यहाँ पर मेन 4 रीजन है अलग अलग टेम्परेचर वाले, पर ये मान के चलना मैंने सिर्फ ये ड्राइंग वाले, बट ये बहुत टॉल बिल्डिंग है, बहुत हाइट वाली, मतलब इसके और इसके बीच में बहुत, इट्स वेरी लार्ज हाइटेड मटेरियल स्ट्रक्चर। पहली बात तो रिवर्बरेटरी फर्नेस अगर आपको याद हो कभी ड्रॉ करवाई थी क्लास में मैंने, तो वहां से अब यहां से ये फर्क है कि इस फर्नेस में कोन टाइप स्ट्रक्चर है, और इसके ये जो नीचे वाले डोर्स हैं यहां से हॉट एयर पास की जाती, ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज पास्ड, दैट्स व्हाई ब्लास्ट फर्नेस। इसमें क्या हो रहा है, जब आप यहां से हॉट एयर पास करोगे ना, यहां पे हम फ्यूल का कंबस्टन करा रहे हैं नीचे वाले हिस्से में, और बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसलिए जैसे जैसे आप इस कंबस्टन के वाले जोन से ऊपर जाते हो टेम्परेचर घटते जाते हैं। बेसिकली जैसे बॉटम पे आग लगी हुई है, ऊपर जाओगे हीट आपको कम फील होगी, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि आपको ये 4 टेम्परेचर की रेंज पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या किया जा रहा है, हमारी जो मेन ओर है वो है Fe2O3 हेमेटाइट। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेटाइट नहीं ले सकते, आप ये ले सकते हो, मैग्नेटाइट ले सकते हो, लिमोनाइट ले सकते हो। ये मेन हो रहा है, पर क्योंकि जब हम इसका ये सारा प्रोसेस कराएंगे ना, ऑटोमेटिकली इससे ये बनता है। मैग्नेटाइट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसलिए हमें नेचर में रेडीमेड ये ज्यादा मिलता है। और वैसे भी नेचर में आयरन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और अगर मैं इस Fe3O की 4 की बात करूं तो बच्चों ये अलग नहीं है, ये इसका मिक्सचर है बेसिकली, कुछ आयरन +2 में कुछ आयरन +3 में। Fe3O4 इज ए मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्साइड्स। इसमें पार्ट ऑफ द आयरन +2 फॉर्म में, पार्ट ऑफ द आयरन +3 फॉर्म में। अगर मेरे पास FeO की खूब सारी मात्रा है, खूब सारी, उसका थोड़ा सा हिस्सा +3 फॉर्म में आ गया, तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इस पार्ट को ऑक्सीडाइज कराऊंगा इसमें, तो ये फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आयरन क्योंकि एयर के अंदर कभी भी प्योर फॉर्म में +2 में नहीं रहता, आयरन ऑक्सीडाइज होता है +3 में। तो अगर आपने कुछ किलोग्राम FeO लिया तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जैसे ही Fe +3 में कन्वर्ट होगा, ये इसका मिक्सचर बन जाएगा जो Fe3O4 है। और जब आप इसका बचा हुआ हिस्सा भी ऑक्सीडाइज कर दोगे, ये प्योर इसमें आ जाएगा। और नेचर के अंदर आयरन ज्यादातर हमेशा +3 फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये हमारी चीफ ओर है। अब इस चीफ ओर के साथ हमने लाइमस्टोन, कोक,
सिलिका, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। इस पूरे मिक्सचर का नाम होता है चार्ज। तो कई बार आपको किताबों में ये वर्ड लिखने को मिलता है, चार्ज इज फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस, मतलब चार्ज को ब्लास्ट फर्नेस में डाला गया। अब जब चार्ज ऊपर से नीचे गिर आना है, ये गिरेगा इसमें से, नीचे से ये गिरता है, तो ये अलग अलग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है और हर डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज में अलग अलग रिएक्शन होती है। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो नीचे वाला रीजन, जहां पे जैसे ये गिरेगा तो ये जो कोक है, एयर की एक्सेस सप्लाई इस रीजन में होगी, बॉटम पार्ट में। तो इस रीजन में कोक का कंबस्शन होगा एंड कंबस्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए जो हीट रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं जो टेम्परेचर का रीजन है जहां पर कोक अंडरगोस कंबस्शन at 2000 to 2200 Kelvin region is called zone of combustion। तो जो बॉटम मोस्ट पार्ट है जोन ऑफ कंबस्शन, वहां कोक का कंबस्शन होगा, वहां पर हॉट एयर इज पास्ड और कोक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, डेल्टा H इज हाईली नेगेटिव, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। यहां से बहुत सारी हीट रिलीज होती है बॉटम में। आपने ऊपर से तो गिरा दिया, और आपने गिराते जाना है, लगातार गिराई जा रहे हो, तो कोक गिरी जा रहा है नीचे। तो यहां पर इस रीजन में एयर के कांटेक्ट में आता है और यहां हमने फर्नेस में भट्टी लगा के आग लगाई हुई है, तो कोक की बर्निंग स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो जो हीट रिलीज होगी वो फर्दर टेम्परेचर बढ़ा रही है। पर कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि CO2 कोक से रिएक्ट करती है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से। तो CO2 का रिएक्शन जब कोक के साथ होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये एंडोथर्मिक है। तो इस स्टेप में जो हीट रिलीज हो रही है, उस हीट का कुछ हिस्सा इस रिएक्शन को करवाने में यूज होता है। क्या याद है ये कभी किया था कुछ दिन पहले, जब जिंक की एक्सट्रैक्शन आई थी? हाँ सर। जब कहा था कि कार्बन +4 में है, ये 0 में और ये +2 में है, इसकी रिडक्शन हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैंने कहा था रिवर्स डायरेक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन बैकवर्ड में हो रही है, वो डिसप्रोपोर्शनेशन है, तो फॉरवर्ड में कम प्रोपोर्शनेशन। इसलिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कोक बीइंग टेकन इन एक्सेस एज ए फ्यूल, तो ये कोक रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसने इस रिएक्शन से जो हीट रिलीज हो रही है, उसका कुछ हिस्सा इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में खर्च हो जाता है, जिसके कारण इससे ऊपर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, इस रीजन में टेम्परेचर कम होता है। अगर टेम्परेचर घटा है तो वो इसलिए क्योंकि जो हीट रिलीज हो रही थी, उसका कुछ हिस्सा इस रिएक्शन को करवाने में खर्च हुआ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर हियर। और यहां तक आते आते जो भी आयरन आपको मिलेगा वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। इसे कहते हैं कि जोन ऑफ फ्यूजन। लेट मी चेक, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल इस रीजन में फाइनली जब आपको आयरन मिलेगा वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आयरन का टेम्परेचर। सो सेकंड इज जोन ऑफ फ्यूजन, जहां टेम्परेचर 1500 केल्विन से 1800 केल्विन है और यहां पर बनने वाला CO2 कोक से रिएक्ट करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो ए पार्ट ऑफ द हीट रिलीज्ड in process 1, which is process 1, this is process 1, is used to react coke with CO2 and temperature gets down। पर इसका नाम फ्यूजन क्यों है? क्योंकि यहां पर फाइनली आयरन ने आके बनना है इस रीजन में। यूजुअली अगर मैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं,
यूजुअल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज लगभग 1700 से 1800 केल्विन। पर जब हमें आयरन यहां मिलता है ना, वो उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट घट के आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट रह जाता है 1300 केल्विन। तो यहां से जैसे ही आयरन इस रीजन से पास करके इस रीजन में एंटर करता है, यहां से जैसे आयरन हमें इस स्ट्रक्चर में इस रीजन में मिलेगा, तो वो आयरन जो है मोल्टन फॉर्म में मिलता है। वो मिलता कैसे है? क्योंकि आपका इस रीजन में कोक विल एक्ट एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कोक रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। अच्छा छोड़ो इसको 2 मिनट के लिए रखो। मुझे वो वाला कॉपी में पेज खोलो जिस दिन मैंने आपको एलिंगम डायग्राम में कुछ ऐसे पढ़ाया था। ये कोक की लाइन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन, ये CO2 की लाइन, ये आयरन की लाइन, ऐसे करके ड्राइंग बनाई थी और 710 डिग्री के अराउंड कुछ बातें उठाई थी। वो पेज खोलो एक बार। 710 डिग्री पे ये इंटरसेक्शन होती है, ऐसे करके कुछ बताया था। यस सर। हाँ वो पेज खोला या नहीं? खोल लिया सर। और अगर मैं आपकी शीट वाली ड्राइंग खोलूं एलिंगम डायग्राम की, क्योंकि एलिंगम डायग्राम से आपको रियली बहुत फील आएगी। This is the line of iron. This is the line of carbon monoxide. This is delta G naught. This is temperature. ये लाइन है कोक वाली, ये लाइन है कोक वाली, और ये लाइन है कार्बन मोनोऑक्साइड वाली। और ये लाइन है आयरन वाली। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये इंटरसेक्शन 710 डिग्री पे हो रही है, तो जब तक टेम्परेचर 710 डिग्री से कम है, आयरन वाली लाइन से नीचे किसकी लाइन है? कार्बन मोनोऑक्साइड की या कोक की? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस, आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा 710 डिग्री से कम टेम्परेचर। क्या 700 डिग्री से कम टेम्परेचर पे, क्या 700 से कम टेम्परेचर पे कोक वाली लाइन जो कि आयरन से ऊपर है, क्या कोक आयरन को रिड्यूस कर पाएगा आयरन ऑक्साइड में से? नो सर, नहीं कर पाएगा ना। जब तक टेम्परेचर 710 डिग्री से कम है, तब तक आप कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। पर 710 डिग्री कितने केल्विन होगा? अंदाजा बनाओ। 273 ऐड करो। केल्विन में 710 डिग्री कितने केल्विन होगा? 983 केल्विन। और यहाँ टेम्परेचर कितना? 1500 से 1800। यानी कि आप लगभग राइट में आ चुके हो यहाँ इस रीजन में। क्या इस रीजन में चेक करो, कोक की लाइन आयरन वाली लाइन से नीचे आ गई? ये आयरन वाली लाइन है, ये लाइन आयरन की है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की है। कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ऊपर जा चुकी है। तो क्या इस रीजन में, इस टेम्परेचर में आयरन को रिड्यूस अगर करना हो, आयरन ऑक्साइड में से आयरन लेना हो, तो क्या कोक हेल्प करेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प करेगा? कोक। तो इस रीजन में आयरन जो भी मिलेगा आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेगा।
क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग है 1700 से 1800, पर क्योंकि यहां पर खूब सारा आयरन मिलेगा पर वो प्योर नहीं, उसमें कुछ इंप्योरिटी होती है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1300 केल्विन तक पहुंच जाता है, और 1500 से 1800 तो 1300 से कहीं ज्यादा है। तो यहां पर जो भी आयरन मिलेगा इस रीजन में, वो आयरन बनाएगा कौन? कोक, क्योंकि कोक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एफईओ एट हाई टेम्परेचर। क्या ये पॉइंट सबको समझ लगा? क्योंकि यही मेन पॉइंट है समझने वाला। जोन ऑफ फ्यूजन में ये वर्ड फ्यूजन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां जो भी आयरन आपको मिलता है वो आयरन मोल्टन फॉर्म में मिलता है, पर वो आयरन अचीव कैसे करवाया गया? एफईओ का रिएक्शन अगर कोक के साथ हो तो आयरन मिलेगा, अगर Fe2O3 के साथ कोक का रिएक्शन हुआ तो आयरन मिलेगा, अगर आपके पास Fe3O4 हुआ कोक के साथ तो आयरन मिलेगा। पर जो भी कोक के साथ रिडक्शन हो रही है वो इसी रीजन में हो रही है, क्योंकि कोक एफिशिएंटली वर्क एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रीजन। और लेकिन जो ये आयरन बन रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1300 केल्विन तक जा चुका है, क्योंकि आयरन यहां पर जो मिलेगा उसमें इंप्योरिटी है। इम्प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1700 से 1800 से घट के 1300 केल्विन तक बन जाता है, और इस रीजन में टेम्परेचर 1300 केल्विन से ज्यादा है, तो जो आयरन आपको मिलेगा ये मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। क्या ये बात आपको समझ लगी है? बोलो। मैं ये स्टोरी यहां लिखवा रहा हूं ऊपर, जोन ऑफ फ्यूजन में। इन द जोन ऑफ फ्यूजन कोक एक्ट एज good reducing agent and reduces any FeO और Fe3O4 आयरन का कोई भी ऑक्साइड अगर होगा into आयरन। impure iron has melting point nearly 1300 Kelvin. So iron obtained in this zone is in molten form. बच्चों इस स्टेप में किसी को भी कोई डाउट हो? जोन ऑफ फ्यूजन नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आयरन मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, फ्यूज्ड स्टेट में मिलेगा। कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? कोक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर आयरन का कोई भी ऑक्साइड आप लोगे, कोक उसे रिड्यूस कर देगा। तो इस रीजन में हमें आयरन मिलेगा मोल्टन फॉर्म में। पर जब आपने ऊपर से फेंका था Fe2O3, इस दो रीजन में कुछ ना कुछ घटना हुई है। क्या घटना हुई है वो समझाता हूं। क्या मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूं? हैव यू नोटेड? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राज। सर जैसे इस कंटेनर मतलब जो शेप है सर, इसमें सर कुछ रोकने के लिए है क्या? जो इम्प्योर नहीं, जब गिरता है तो सर ये हवाई में कुछ सब नहीं होगा? है, सब ऊपर से गिर रहा है, मतलब यहाँ पर सर गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है सब कुछ, और मटेरियल जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रीजन में आ रहा है। तो सर जितना टाइम मतलब हवा में रह रहा है उसी में सब कुछ हो जा रहा है। तो कुछ हो जा रहा है, इसकी इतना तो हाइट हाई टेम्परेचर रखा हुआ। इसकी हाइट कितनी होती हाइट ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चेक करना गूगल पे कभी भी ब्लास्ट फर्नेस की हाइट। अब अगर मैं यहाँ बात करूं इस रीजन की, अगर मैं बात करूं इस रीजन में क्या काम करवाया जा रहा है? इन द रीजन वेयर टेम्परेचर इज बिटवीन 1200 to 1300 Kelvin is called zone of slag formation. अब स्लैग का काम क्या है? यहां पे ध्यान से समझना।
ये जो और आपके पास इम्प्योर आयरन की है ना, इट इज फुल ऑफ सैंड, इसमें सिलिका की इम्प्यूरिटी है। इम्प्योर और हैज लॉट्स ऑफ सैंड एज एन इम्प्यूरिटी। तो सिलिका इज चीफ इम्प्यूरिटी। अगर कहीं से भी मैंने किसी तरह से Fe2O3 से FeO बनवा लिया, ये मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर Fe2O3 से आपको आयरन बनवाना है तो आयरन को यहां से कौन से ऑक्सीडेशन नंबर से किस स्टेट में लाना पड़ेगा, बताओ जरा। यहां आयरन किस स्टेट में, +3 +3 से 0 तक लाना है, तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही आएगा। पहले +3 से +2 में आएगा, फिर +2 से आगे काम। तो बेसिकली जब आप आयरन की ओर से आयरन लेना चाहते हो तो आपको इसको रिड्यूस करना बेसिकली। और अगर ड्यूरिंग रिडक्शन ये FeO में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम हो जाता है उतनी बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाती है तो ये मेटल ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है, बोथ आर बेसिक, बट इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि मोर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, लेसर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, लेसर इज मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। सो इट्स मोर बेसिक देन दिस। और अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड सिलिका इंप्यूरिटी है तो ये तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि ये काम। जब हम ये नहीं चाहते कि हमारा ऑक्साइड और सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाए तो हम डेफिनेटली सिलिका को कोई ऑल्टरनेटिव केमिकल प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत ज्यादा बेसिक हो, जो इससे रिएक्ट करे। बोलो ये बात मानते हो या नहीं? ये दोनों मेटल ऑक्साइड है, ये दोनों बेसिक है, ये दोनों इंप्योरिटी से रिएक्ट कर सकते हैं। डू यू वांट कि ये इससे रिएक्ट कर जाए, आयरन ना मिले? तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? मैं कोई मोर बेसिक ऑक्साइड डालूं, मैं कोई मोर बेसिक ऑक्साइड डालूं ताकि मोर बेसिक ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करे। उसके लिए हमने डाला लाइमस्टोन। हु इज लाइमस्टोन? मार्बल स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन होती है इस रीजन में, इस टेम्परेचर की रेंज में। तो कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज करके बनाएगा CO2 गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड, and this will react with silica to form as calcium silicate and it will form slag। तो मुझे ये बताओ मेरे लिए फ्लक्स का काम किसने किया? लाइम ने किया। दिस इज लाइम acting as a flux to remove which impurity? Silica, which is non-metal oxide, which is acidic, because it is much more basic than these both, इसलिए सिलिका प्रेफर्स टू रिएक्ट विद दिस। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ FeO का सिलिका से रिएक्शन आप रोक सको, नहीं रोक सकते, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ पार्ट तो FeO का, कुछ ना कुछ तो FeO का पार्ट SiO2 से रिएक्ट करेगा, इसका भी कुछ पार्ट कर सकता है। बट हम इस चीज को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो एक्सेस में लाइम डाला जाता है। अगर कोई पूछे कि लाइमस्टोन क्यों डाला, तो आपके पास अब जवाब होना चाहिए कि लाइमस्टोन डीकंपोज करके जो लाइम बनाएगा वो लाइम इन दोनों ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक है, इसलिए सिलिका विल एफिशिएंटली प्रेफरेबली रिएक्ट विद लाइम टू फॉर्म स्लैग। तो ये बन गया जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन इस रीजन में। अब इससे ऊपर वाले रीजन में जैसे ही आपने कोक डाला, ध्यान से समझना मेरी बात, नीचे वाले रीजन में आपने ये देखा था अभी जोन ऑफ कंबस्शन में CO2 बनी थी, और जब ये जोन ऑफ फ्यूजन इसमें कौन सी गैस बन रही थी? चेक करो, जोन ऑफ फ्यूजन में यहां कौन सी गैस बन रही थी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उठ रही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर उठते उठते 710 डिग्री से कम टेम्परेचर वाली रेंज में आ गई, अब ये आ गई इस रीजन में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन ये थी और ये आयरन वाली लाइन है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो नीचे बनी थी अब वो ऊपर उठ रही है, उठती उठती जब वो इस रीजन में जाती है तो जैसे ही वो Fe2O3 के कांटेक्ट में आएगी उसे रिड्यूस करेगी। इसलिए इस रीजन का नाम है जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। सो इन दिस रीजन in the region called zone of reduction, जहां टेम्परेचर 500 से लगभग 800 केल्विन तक रहता है। तो इस रेंज में कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रीचेस it starts reducing Fe2O3. क्या मैं यहां लिख दूं? क्या ये वाला पार्ट आपने लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो Fe2O3 का रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर लेस देन 710 डिग्री। कितने केल्विन हुआ? 983 ना। तो ये 500 से 800 केल्विन है, 983 केल्विन से कम, 983 केल्विन से कम। यहां से जो नीचे से जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां बनी, ये जब ऊपर उठेगी तो इस रीजन में जाके जब आप ऊपर से Fe2O3 गिरा रहे हो इसे रिड्यूस करेगी, FeO में लाती है। आयरन कौन सी स्टेट से किस स्टेट में है चेक करो, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, 3 प्लस 2 में CO2 गैस बनी। अगर Fe2O3 का थोड़ा सा पार्ट भी FeO में कन्वर्ट हुआ, ये मिक्स होके बना देंगे Fe3O4, क्योंकि इन दोनों के मिक्सिंग से Fe3O4 बनेगा। उसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देगी, FeO में ले आएगी, और फिर फाइनली FeO आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर मुझे एक सोच के चीज बताना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितने से घट के कितना हो जाता है। सर प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1800 से प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1800 से घट के 1300 केल्विन तक आ गया। पर इस रीजन में चेक करो, क्या टेम्परेचर 1300 केल्विन है इस रीजन में जहां आयरन बन रहा है? नो सर। आपको आयरन क्या मोल्टन फॉर्म में मिलेगा यहाँ? नो सर, नहीं मिलेगा। तो इस रीजन में जो आयरन आपको मिलता है ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है, पर ये स्पंज की तरह सॉफ्ट हो चुका होता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्जी आयरन। क्योंकि जब आप ऊपर से गिराते हो ना, जो जो Fe2O3, Fe3O4, FeO का पार्ट आयरन में कन्वर्ट हो गया वो तो ठीक, बचा हुआ पार्ट जो रिड्यूस नहीं हुआ वो नीचे आके कोक रिड्यूस कर देता है इस रीजन में। मैंने यहां रिएक्शन लिखी थी ना जोन ऑफ फ्यूजन में, मैंने वहां भी ये 3 रिएक्शन लिखी थी, पर रिड्यूसिंग एजेंट कोक लिखा था। चेक करो इस रीजन में, चेक करो नोट्स में, मैंने इन तीनों की रिएक्शन कोक के साथ करवाई। लुक, यस सर। तो बेसिकली जब आप ऊपर से फेंक रहे हो ना, और तो जो जो जितना जितना हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो गया अच्छी बात है, जितना हिस्सा रिड्यूस नहीं हुआ वो जब नीचे पहुंचेगा तो यहां पे कोक उसे रिड्यूस कर देगा। तो रिडक्शन की प्रक्रिया तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पर इस रीजन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको एलिंगम डायग्राम से ये फील आएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन आयरन से नीचे सिर्फ तब है जब 710 डिग्री से कम टेम्परेचर, और जब हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो कोक की लाइन आयरन से नीचे जब होगी जब आप इस रेंज में पहुंच चुके हो। लेकिन आयरन आपको यहां मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इस रीजन में रिडक्शन जब होगी तो बनने वाले आयरन 1300 केल्विन से हाई टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड फॉर्म में गिरेगा। स्लैग तो वैसे ही बड़ा लो मेल्टिंग लिक्विड है बच्चों,
स्लैग तो वैसे लो फ्यूजिबल मटेरियल है, तो ये जो स्लैग बना है दिस विल कम इन द लिक्विड लेयर, मोल्टन आयरन यहां पर, मोल्टन आयरन लिक्विड फॉर्म में, और यहां पर स्लैग मोल्टन फॉर्म में। तो आप टैप से स्लैग निकलवा लो, आयरन निकलवा लो, पर एक चीज देखो, हाउ स्लैग डज नॉट अलाउ आयरन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, ताकि आयरन ऑक्साइड ना बन जाए। स्लैग ढक देगा लिक्विड आयरन को, बेस पे जाके आपको दो लिक्विड मिलेंगे। स्लैग की डेंसिटी कम है तो स्लैग विल फ्लोट, उससे क्या होगा, स्लैग आयरन को एयर के कांटेक्ट में आने से रोक देगा। बोलो ये सारे स्टेप्स आपको समझ लगे या नहीं? सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर पिछले बार जब हम चैल्कोपाइराइट से एक्सट्रैक्शन कर रहे थे कॉपर का, उसमें तो मतलब FeO भी फॉर्म हो रहा था जब स्मेल्टिंग करा रहे थे, तो वहां से भी हम Fe एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? पर वहां पर हमारा मेन एक्सट्रैक्शन किसकी है? कॉपर की। चैल्कोपाइराइट में तो मेन कंपोनेंट कॉपर है, आयरन एक्सट्रैक्ट करके फायदा क्या, बहुत थोड़ी मात्रा में मिलेगा। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी। सर ये जो स्पॉन्जी Fe हमें ऑब्टेन्ड होगा ये 500 to 800 केल्विन के रेंज में, इसे कैसे हम कलेक्ट करेंगे? कुछ नहीं कलेक्ट करना, ये नीचे गिर रहा है। अच्छा, नीचे आते वक्त ये भी मेल्ट हो रहा है। हाँ जी, कलेक्ट क्यों करना, वो तो मेल्ट हो चुका होगा यहाँ पे आके। मीन सर वो 500-800 में आके प्योरीफाई हो गया होगा। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आयरन जितना बन चुका है वो नीचे आते आते मेल्ट हो चुका है, क्योंकि उसने इस रीजन से तो क्रॉस करना ही है। हाँ जी ठीक है। मोरओवर यहाँ से जो आयरन आपको मिला है ना, एक लास्ट लाइन, यहाँ से जो आयरन आपको मिला है, slag covers the iron liquid layer being lighter and does not allow iron to come in contact with the air. This is the function of slag. This is function of slag. और जो आयरन आपको यहां से मिलता है वो प्योर आयरन नहीं है, आयरन obtained from the blast furnace is almost 92 to 93% pure. इसका मतलब इसमें इंप्योरिटी कितनी, लगभग 5 से 7%, नहीं 7 से 8%, 7 से 8%। इस जो आयरन यहां से मिलेगा दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, कच्चा लोहा। पिग आयरन के अंदर किस किस एलिमेंट्स की इंप्योरिटी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, मैंगनीज, फास्फोरस, दे आर इंप्योरिटी। सर पिग आयरन, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। पिग आयरन जो मिलेगा, ये जो पिग आयरन है इसमें कार्बन लगभग 2 से 5% है, और ये सारी इंप्योरिटी ऑलमोस्ट 1 से 3% है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल, कि जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है क्या वो प्योर होता है? नहीं, वो प्योर नहीं है। उसके अंदर मेन इंप्योरिटी किसकी है? कार्बन की। अगर मैंने कार्बन के कंटेंट को किसी मेथड से घटा के 0.2 से 0.5% कर दिया, यानी कि अगर मैं कार्बन कंटेंट इतना कम कर दूं और ये सारी इंप्योरिटीज को ट्रेस अमाउंट में ले लूं, किसी मेथड से अगर मैंने इस आयरन को प्योर बना दिया, किसी तरीके से कार्बन कंटेंट घटा दिया, ऑलमोस्ट 10 गुना घटा दिया, 2/10, 5/10,
10-10 गुना इनकी कंपोजिशन कम कर दी, यानी कि इसे ट्रेस अमाउंट में कर दिया, यानी कि अब मेरा मेन आयरन ज्यादा प्योर फॉर्म है आयरन की। क्योंकि लगभग देखो यार, अगर ये 0.2 to 0.5% इंप्यूरिटी है, मतलब आयरन 99.5% हो गया प्योर। सच प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, pure form of iron is called wrought iron. Wrought iron. अब जो चीज आपको डेली लाइफ में पता होनी चाहिए, आम जनता को भी, हम किस पर्पस के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जितना आयरन के अंदर कार्बन कम होगा ना, उतना आयरन सॉफ्ट होगा। आयरन की हार्डनेस कार्बन के कारण है, इसलिए पिग आयरन इज हार्ड और रॉट आयरन इज सॉफ्ट। अगर आपको आयरन से वेल्डिंग वुल्डिंग करवानी है तो आप इसका यूज करते हो, ये नहीं कर सकते। जो आयरन आपका प्योर फॉर्म में होता है ये हार्ड होता है, इसको वेल्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी बड़ी कम हो चुकी होती है। जब तक आयरन हार्ड है, इट्स नॉट, इट्स लाइक ब्रिटल मटेरियल, बस हल्का सा इस पे फोर्स लगा ये टूट जाएगा, पर खींच के चादर बना दो नहीं पॉसिबल, तारे बना लो नहीं पॉसिबल, इसको डिफरेंट शेप में आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर मुझे आयरन की बाल्टी बनानी है, आयरन का मग बनाना है, आयरन का टब बनाना है, तो मुझे इसको अलग अलग शेप में फिट करना पड़ेगा। और अगर आयरन की शीट बड़ी हार्ड है, आप उसको मेल्ट करके अलग से सांचे में डाल के नई नई शेप में उसे नहीं डाल सकते। ये काम रॉट आयरन का है। इट्स नॉट मैलिएबल, इट्स नॉट डक्टाइल, इट्स वेरी ब्रिटल हार्ड, बट दिस इज सॉफ्ट, इट्स मैलिएबल, डक्टाइल। ये मेरे मेन डेली लाइफ में ज्यादा ये काम था। अगर मैं इस आयरन में अगर कार्बन की इंप्यूरिटी को घटा के अगर कार्बन कंटेंट इन द आयरन, अगर हम इसको 0.1 से 1.5% तक ले ले, इतना मतलब नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, in between, neither very low carbon content, this is carbon content, neither very low मतलब neither this much nor this much, in between, और इसमें मेन इंप्यूरिटी मैंगनीज की हो जाए साथ में 0.5%, बाकी कार्बन, बाकी जो है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, दे आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल। देन दिस आयरन, अगर आयरन में इंप्यूरिटी की कंपोजिशन इतनी हो, बाकी रिमेनिंग पार्ट आयरन है, आयरन हैविंग दिस मच कंपोजिशन ऑफ इंप्यूरिटी इज कॉल्ड स्टील। तो मेरे हिसाब से जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, कार्बन कंटेंट पिग आयरन में ज्यादा है या रॉट आयरन में ज्यादा है या स्टील में है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज कार्बन कंटेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जर्नल नॉलेज हर इंसान को पता होनी चाहिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है डेली लाइफ में, कि पिग आयरन में कार्बन कंटेंट मैक्सिमम है, देन स्टील एंड देन रॉट आयरन। फिलहाल मैं आयरन का ये सारा काम यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, पर मुझे आयरन के बारे में आपको 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा ज्ञान देना, जो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ताकि आपको समझा सकूं कि आयरन डेली लाइफ में जब हम स्टील बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। उसमें 3-4 प्रोसेसेस है, हार्डनिंग ऑफ स्टील, नाइट्रिंग, अनीलिंग, क्वेंचिंग, नाइट्राइडिंग, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्री में होती हैं, वो जस्ट मैं आपको नॉलेज से देना चाहता हूँ, ताकि हम फील करें हम सिर्फ केमिस्ट्री जेई के लिए नहीं पढ़े, रट नहीं रहे, डेली लाइफ में क्या क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। इसी पिग आयरन का एक दूसरा फॉर्म है कास्ट आयरन, पर हमें उसके बारे में इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं, मैं डेफिनेटली उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पर हमें जो पता होना चाहिए कि ब्लास्ट करने से हमें पिग आयरन मिलता है, उसमें कार्बन कंटेंट 2 से 5% है, बाकी ये सब 1 से 3%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन। फिर कार्बन का कंटेंट अगर कम होके 0.2 to 0.5% हो जाए, इतने घट जाए, 10 गुना घट जाए,
यानी कि आप आयरन को प्योर कर रहे हो, इंप्योरिटी बहुत घटा दी, ये सब ट्रेस अमाउंट में ले आए, तो वो बनेगा आपका रॉट आयरन, विच इज वेरी हार्ड, which is not malleable, not ductile, but this is malleable, ductile, soft. मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है वो हार्ड है, मैं उल्टा बोल गया, ये कार्बन कंटेंट ज्यादा है, जहां कार्बन कंटेंट ज्यादा वो हार्ड है, ये हार्ड है, ये मैलिएबल डक्टाइल नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये मैलिएबल डक्टाइल है। यार ये चीज आपने ध्यान से सुनी मेरी, मैंने रिपीट की है। Yes, Yes, sir. sir. More will be carbon content, more hard iron. हार्डनेस से उसकी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, वेल्डिंग की प्रॉपर्टी चली जाएगी। सॉफ्ट, मैलिएबल, डक्टाइल, ये आयरन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आयरन की बाल्टियां, बकेट वगैरह बनाना चाहता हूँ अलग शेप में। तो मेरे लिए आयरन वो होना चाहिए जिसको मैं शीट बना सकूं, जिसकी मैं तारे बना सकूं, जिसको मैं अलग अलग शेप में लेके आ सकूं। तो मुझे रॉट आयरन की ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पिग आयरन का अपना यूज है इंडस्ट्री में नहीं, पर अगर एक आयरन की ऐसी फॉर्म हो जो नाइदर वेरी सॉफ्ट लाइक रॉट आयरन नॉर वेरी हार्ड लाइक पिग आयरन, मिडल वाली चीज जो हम डेली लाइफ में घरों में यूज करते हैं, बर्तन, स्टील, तो स्टील की कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि स्टील में कार्बन का कंटेंट इज नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई। सो इतना बता के मैं यहां पर ऑलमोस्ट चैप्टर का सारा पार्ट आपका टेस्ट के लिए तैयार है। इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट वो अभी टेस्ट के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज जस्ट एक्सक्लूडिंग जी। कार्बन कंटेंट को रिड्यूस कैसे करते हैं? वही तो सिखाना है नेक्स्ट क्लास में। सर वो ट्रेस अमाउंट का क्या मतलब है? ट्रेस मतलब नेग्लिजिबल, 0.05%, 0.03% ऐसा। सर जब ये ब्लास्ट फर्नेस वगैरह को बनाया, लाइक अडॉप्ट करा गया होगा अपने एरा में, तब एलिंगम डायग्राम को उसका प्रिंसिपल मान के बनाया, उसको बिल्ड करा गया होगा। थर्मोडायनामिक्स तो बहुत पुरानी है यार, आप कब की बातें करो, ये सब कुछ बहुत पुराना है। आप क्या सोचा लिंगम डायग्राम बाद में आया, इस चीज में कहां फंस रहे हो? सर ये आप चीज जितनी भी साइंस पढ़ रहे हो ना, ये बहुत पुरानी है। चाहे ब्लास्ट फर्नेस ले लो, लिंगम डायग्राम ले लो, थर्मोडायनामिक्स ले लो, आप बहुत पुरानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसलिए इस चीज में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना, पहले कौन आया बाद में कौन आया। सर एक डाउट था सर, इसका मतलब ये जितना भी काम है, अगर लिंगम डायग्राम के बेस में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें तब तक डिस्कवर हो चुकी हुई। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्लास क्लोज कर रहा हूँ। हेलो सर, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है और मेरी भी क्लास का टाइम है। फिलहाल अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ पेंडिंग क्वेरीज होंगी तो कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू। वो हाँ, रात को 8:30 तक मेरी क्लासेस हैं, आफ्टर 8:30 कॉल कर लेना, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, गुड लक।